नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। करते हैं खबरों का। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के समापन के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पालम हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं, ये माँ भारती को प्यार करने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छू लेता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दुनिया के देशों में जाकर दुनिया के महापुरुषों से मिलकर दुनिया के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के टैलेंट की चर्चा करता हूँ और अवसर मिलने पर भारत के नौजवान कैसा परिक्रम दिखलाते हैं इसके बारे में भी बात करता हूँ, ये मैं दुनिया में जाकर बतलाता हूँ। उन्होंने कहा, इस यात्रा के दौरान जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया। मैं आपसे भी वही कहूंगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति, महान परंपरा के बारे में बोलते हुए कभी भी गुलामी वाली मानसिकता में डूब मत जाना। हिम्मत के साथ बात कीजिए, दुनिया सुनने को आतुर है। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बैठकें की तीनों देशों में। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत समारोह की अगवानी के दौरान जेपी नड्डा भी पहुंचे। उनके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। रात भर जश्न मनाया। पीएम ने अपनी विदेश यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा के दौरान जितना समय मुझे मिला मैंने उसका पल पल देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में उपयोग किया। खास बात यह है कि अब चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देने मेरे स्वभाव में है। पीएम ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ का भी किस्सा याद किया। पीएम ने कहा कि कल जब मैंने देखा कि जब ओपेरा हाउस पर भारत को सम्मानित करने का प्रयास किया, भारतीय समारोह का जो समारोह था उसकी भव्यता दुनिया ने देखी। भारतीयों के इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम, पूर्व पीएम और पूरे विपक्षी दल और सत्ता दल के लोग वहां आए। ये यश मोदी का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का यश है। पीएम ने कहा, याद करिए वो दिन जब मुझसे हिसाब मांगा जाता था, पूछा जाता था कि आपको वैक्सीन देने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि ये बुद्ध गांधी की भूमि है। हम दुश्मनों की मदद करने वाले लोग हैं, करुणा से भरे हुए लोग हैं। हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया जानना चाहती है कि भारत क्या सोच रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति, महान परंपरा के बारे में बोलते हुए कभी भी गुलामी वाली मानसिकता में डूब मत जाना। हिम्मत के साथ बात कीजिए, दुनिया सुनने को आतुर है। और जब मैं कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमले स्वीकार नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ दिखती है। पीएम ने बताया कि मैं जितने भी नेताओं से मिला, जिन सभी हस्तियों से मैंने बात की, वे मंत्रमुग्ध थे और G20 की अध्यक्षता में भारत के इतने उत्कृष्ट रूप से धारण करने की सराहना करते थे। ये सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मुझे जो भी समय मिला मैंने उसका उपयोग राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिए किया। पीएम ने कहा, मैं अपने राष्ट्र को दुनिया के सामने किसी झिझक में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और गर्व के साथ गौरवान्वित करता हूँ। इसके पीछे कारण वो सरकार है जिसे आप सभी ने पूर्ण बहुमत से चुना है। जब मैं बात करता हूँ तो दुनिया केवल मुझ पर विश्वास नहीं करती है बल्कि उन सभी 140 करोड़ भारतीयों पर विश्वास करती है जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। कांग्रेस समेत विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बॉयकॉट करने की जानकारी इस दौरान विपक्ष ने दी। उन्होंने कहा कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को
ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों कहो, अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। Actually, the day when we heard about the inauguration of new parliament building by the Prime Minister of India, Congress party is consulting with all like-minded opposition party. That day itself, we given a reaction on this. This is actually undermining the President of India. And it is actually undermining the spirit of the Constitution. हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होता है, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। ऐसे है कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, क्या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है। 2000 के नोट को बदलने की शुरुआत 23 मई से हो चुकी है। लोग बैंकों में जाकर अपने पास रखे 2000 के नोट बदलवा रही हैं। इसी बीच आरबीआई की 2000 के नोट बदली की अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें 19 मई को आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही नोट बदलने आने वाले लोगों को बैंकों द्वारा 500 रुपए मुआवजे के तौर पर अधिक दिए जाने की मांग भी की गई। ये याचिका अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की है। याचिकाकर्ता रजनीश गुप्ता ने याचिका में कई तरह के तर्क दिए। उन्होंने कहा है कि आरबीआई के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने के लिए कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(2) के तहत ये शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। बड़े पैमाने पर जनता की अपेक्षित समस्याओं का विश्लेषण किए बिना 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का इतना बड़ा मनमाना निर्णय लेने के पीछे आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के अलावा कोई तर्क नहीं दिया है। क्लीन नोट पॉलिसी में सिर्फ क्षतिग्रस्त नकली या गंदे नोटों को वापस लिए जाते हैं, न कि अच्छे नोट। तो बता दें कि 2000 की नोट वापसी का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने याचिका दायर की है और इस दौरान कहा गया है कि क्लीन नोट पॉलिसी में सिर्फ क्षतिग्रस्त नोटों को वापस लिया जाता है, न कि अच्छे नोटों को वापस लिया जाता है। और ये फैसला, जो नोटबंदी का फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है, उसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें 19 मई को आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही नोट बदलने आने वाले लोगों को बैंकों के द्वारा 500 रुपए मुआवजे के तौर पर ज्यादा दिए जाने की बात भी की गई। यह अधिसूचना अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता रजनीश गुप्ता ने कहा है कि आरबीआई के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने के लिए स्वतंत्र शक्ति नहीं है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी और वसूली मांगने के मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम आज नागपुर जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम पुलिस से केस से जुड़े हुए सभी दस्तावेज लेगी और अपनी जांच शुरू करेगी। नितिन गडकरी को जनवरी और मार्च में 110 करोड़ की वसूली और उड़ाने की धमकी मिली थी। नागपुर पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में नागपुर पुलिस ने जयेश पुजारी नामक एक गैंगस्टर को बेलगांव की जेल से गिरफ्तार किया था। बेलगांव की जेल से ही गैंगस्टर द्वारा कॉल किए जाने की सुराग मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। नागपुर पुलिस की जांच में जयेश पुजारी के टेरर संगठन से लिंक होने के अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया था। केंद्रीय मंत्री को धमकी देने के मामले में एनआईए ने बेंगलुरु में मामला दर्ज किया था और केंद्रीय एजेंसी की मुंबई इकाई को जांच करने का निर्देश दिया गया था। एनआईए की टीम गिरफ्तार किए गए आरोपी के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अंडरवर्ल्ड के संबंध की भी जांच करेगी। पुलिस ने बताया था कि बीते 14 जनवरी को पुजारी ने नागपुर में गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में धमकी भरा फोन किया और 100 करोड़ रुपए की मांग की और दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य होने का दावा किया। उस समय वो पड़ोसी राज्य कर्नाटक की एक जेल में बंद था। तो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। तमाम राज्यों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रावधानों के तहत भी उनके राज्य में धीरेन्द्र गर्ग कृष्ण शास्त्री आए तो उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी कवर दिया जाए। बाबा बागेश्वर के देश भर में हो रहे आयोजनों में जुट रही भीड़ के मद्देनजर उन्हें ये सुरक्षा दी गई है। बताते चले कि बिहार में 13 मई से 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा का दरबार चला था। इस दौरान बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों ने कई नए कीर्तिमान बनाए और दरबार में अर्जी लगाने की सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। हनुमंत कथा के दौरान 30 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे और बिहार के लोगों ने तकरीबन 18 लाख अर्जियां लगाई। अर्जी लगाने के लिए लाल कपड़े में बांधकर नारियल को कथा वाले स्थान पर रखा जाता है। लिहाजा तरेतपाली मठ के प्रसाद और नारियल की बिक्री करने वाले दुकानदारों ने सिर्फ इन दोनों चीजों से ही 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक और झटका लगा है। पीटीआई के वरिष्ठ नेता और उनकी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे पहले के बयान में मैंने 9 मई की घटनाओं की स्पष्ट रूप से निंदा की थी। मैंने राजनीति से ब्रेक लेने का फैसला किया है, इसलिए मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और इमरान खान से अलग हो रहा हूँ। पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के बाद पीटीआई से नाता तोड़ने वालों में फवाद चौधरी दूसरे बड़े नेता हैं। उनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पीटीआई नेता शिरीन मजारी भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा कि सरकार इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के खिलाफ पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर खान के समर्थकों द्वारा हमला किए जाने के बाद ये कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इमरान का साथ छोड़ दिया है और फवाद चौधरी ने इस दौरान ट्वीट करते हुए ये ऐलान किया है और साथ ही साथ कहा कि मैं राजनीति से ब्रेक ले रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को ये झटका लगा। पीटीआई के वरिष्ठ नेता और उनकी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। ट्वीट करते हुए ये ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पहले बयान में मैंने 9 मई की घटनाओं की स्पष्ट रूप से निंदा की थी। मैंने राजनीति से ब्रेक लेने का फैसला किया है, इसलिए मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान से अलग हो रहा हूं। पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के बाद पीटीआई से नाता तोड़ने वालों में फवाद चौधरी दूसरे बड़े नेता हैं। उनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पीटीआई नेता शिरीन मजारी भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने
ऐलान किया कि सरकार इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के खिलाफ पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है, विचार कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर उनके समर्थकों की तरफ से हमले जिस तरीके से किए गए हैं, उसके बाद ये कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। ट्वीट करते हुए फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया है और इमरान खान का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने राजनीति से ब्रेक लेने की बात कही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।